पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक 28 विपक्षी पार्टियों ने देश के कोने कोने तक गठबंधन का ऐसा जाल बिछा दिया जिससे इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी कीमत पर जीत हासिल ना कर पाए और मोदी को सत्ता से हटाया जा सके। इसीलिए विपक्षी एकता वाले इस गठबंधन में कांग्रेस, सपा, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके जैसी कई धाकड़ पार्टियां तमाम सियासी मतभेद और विचारधारा को बुलाकर एकजुट हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी विरोध के नाम पर ये 28 पार्टियां एकजुट तो हो गई, मगर जमीन पर ये पार्टियां कितनी मजबूत हैं और इनमें मोदी को रोकने की कितनी ताकत है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब भी देख लीजिए। तो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और विपक्ष के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई है। विपक्ष के पास जहां 28 दलों की फौज है तो वहीं बीजेपी के पास 38 दलों की लंबी चौड़ी फौज है, जिसके बीच इस बार के लोकसभा चुनाव में तगड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन यह विपक्षी एकता मोदी को टक्कर दे पाएगा या फिर सत्ता से भी हटा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्षी एकता में शामिल 28 पार्टियों में से ज्यादातर पार्टियां अपने राज्यों में ही मजबूत हैं। बाहर के राज्यों में उनका असर ना के बराबर देखने को मिलता है। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में तो विपक्षी एकता को मजबूती देंगी, लेकिन बिहार और यूपी जैसे राज्यों में विपक्ष के लिए कितना वोट जुटा पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वहीं अखिलेश यादव पिछले चुनावों में सीटें हासिल करने के लिए खुद जद्दोजहद करते नजर आए थे, तो भला यूपी के बाहर बंगाल या तमिलनाडु में अपनी अपील पर विपक्ष कितना वोट जुटा पाएगा। यानी कुल मिलाकर विपक्षी एकता में बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां विपक्षी एकता की सबसे बड़ी कमजोरी साबित भी हो सकती हैं, जिनका प्रभाव अपने राज्यों तक ही सीमित है। जबकि मोदी की लहर के असर की कोई सीमा नहीं है। तमाम राज्यों में मोदी के नाम पर बीजेपी वोट बटोरने की ताकत रखती है। शायद यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि मोदी के कद के आगे विपक्षी एकता दम तोड़ सकती है। कुछ ही महीनों पहले राजधानी दिल्ली में बीजेपी वाले गठबंधन एनडीए की महाबैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 50+ वोट शेयर का लक्ष्य रखा था और ये टारगेट उन्होंने एनडीए में शामिल दलों को यूं ही नहीं दे दिया था। ये बात मोदी भी जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 200 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी ने 50% से भी ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी, जिसने बीजेपी को सत्ता में लौटने में काफी मदद भी की थी। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 224 ऐसे सांसद जीत कर आए थे जिन्होंने पिछले चुनाव में 50% या फिर उससे ज्यादा वोट हासिल किया था, जिसका मतलब ये है कि इन बीजेपी सांसदों को अपनी अपनी सीटों पर नोटा समेत बाकी सभी उम्मीदवारों को मिले वोट से ज्यादा वोट मिले थे। खास बात ये है कि बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें से आधी से ज्यादा सीटों पर 50% या फिर उससे ज्यादा वोट हासिल किया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में बीजेपी आज भी सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, जिसकी झलक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो देखने को मिल ही चुकी है। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी इन राज्यों की सीटों पर बम्पर वोट हासिल करती रही है। 2019 के चुनाव में इसका ट्रेलर भी देखने को मिल चुका है। बीजेपी ने कम से कम 224 लोकसभा सीटों पर करीब 50% या उससे ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की थी। इनमें गुजरात की सभी 26 सीटें, दिल्ली की सभी 7 सीटें, मध्य प्रदेश की 25, राजस्थान की 23, यूपी की 40, कर्नाटक की 20, बिहार की 14, हरियाणा की 9 सीटें, छत्तीसगढ़ की 6, उत्तराखंड की 5, हिमाचल की 6 सीटें शामिल थी। 8 सीटें तो ऐसी थी जहां बीजेपी उम्मीदवारों ने 70% से भी ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। ये सीटें मुंबई नॉर्थ, भीलवाड़ा, नवसारी, सूरत, फरीदाबाद, वडोदरा, कांगड़ा और करनाल हैं। ये तो रहा 200 से भी ज्यादा ऐसी सीटों का हाल जहां बीजेपी ने 50% से भी ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जिन पर बीजेपी को टक्कर देना विपक्षी एकता के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में विपक्षी एकता में शामिल बाकी 27 पार्टियां भी कांग्रेस की कोई मदद नहीं कर पाएंगी।
आपको बता दें कि सीटों के साथ साथ 16 ऐसे राज्य भी हैं जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 50% के आसपास रहा है। गुजरात में 62%, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 58%, दिल्ली में 56%, हिमाचल में 69%, उत्तराखंड में 62%, छत्तीसगढ़ में 50%, हरियाणा और अरुणाचल में 58%, कर्नाटक और झारखंड में 52% और त्रिपुरा में बीजेपी ने 49% वोट हासिल किया था, जबकि यूपी में बीजेपी को करीब 50% वोट मिले थे। यूपी में बीजेपी को अकेले दम पर 49% वोट मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। इसके बावजूद दोनों पार्टियां 80 में से महज 15 सीटें हासिल कर सकी थी, जबकि 64 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए को मिली थी। यानी सीटों के लिहाज से यूपी जैसे बड़े राज्य में भी विपक्षी एकता फुस हो चुकी है। इससे पहले 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो लड़कों की जोड़ी बनकर बीजेपी को हराने के लिए आए थे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो दोनों नेताओं की जोड़ी हवा हो गई और बीजेपी अकेले दम पर प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आ गई। और अब तो मोदी के साथ साथ योगी जैसे दमदार नेता भी बीजेपी के पास हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता के लिए यूपी की राह आसान नहीं होने वाली। इन आंकड़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि विपक्षी एकता वाले 28 दल मिलकर मोदी को सत्ता में आने से रोक पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। सर, जो ये विपक्ष के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम से, वो उनमें से कुछ नेता अविश्वास प्रस्ताव लाने के विपक्ष में सरकार है। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना। चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी।